अब तक हम कार में E20 के डालने वाले हिसाब को लेकर ही परेशान चल रहे थे, ठीक है, क्योंकि कारों में E20 डल रहा है तो लोग कह रहे हैं गाड़ियाँ उससे ख़राब हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कितनी हो रही हैं वो एक अलग बात है, बट ये ही चर्चा का विषय बना हुआ है E20 को लेकर। लेकिन अब सरकार इससे भी आगे की सोच रही है। मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी किचन में LPG सिलेंडर की जगह इथेनॉल का स्टोव देखने को मिल जाए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि पूरे जो देश है उसमें तो इथेनॉल पेट्रोल को लेकर ही बहस चल रही है। अभी तक सरकार उसी पर काम खत्म नहीं कर पा रही, फिर कैसे ये आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हाल की जो इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी अब दूसरे फेज में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। सरकार और इंडस्ट्री अब इथेनॉल को सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि किचन फ्यूल, एविएशन फ्यूल, एक्सपोर्ट मार्केट और इथेनॉल ATM जैसे नए इस्तेमाल पर काम कर रही है। यानी इथेनॉल अब सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि पूरी इकॉनमी का हिस्सा बनने जा रहा है। ये इथेनॉल ATM वाला शब्द याद रखिएगा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। मे भी आप सोच रहे हो ये कोई बैंक ATM जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे, चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को आज के इस वीडियो में। जब किसी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है डिमांड की। भाई क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं तो उसकी पूर्ति भी तो होनी चाहिए, वो खपत भी तो देखने को मिलनी चाहिए। और यही कुछ चीज़ें इथेनॉल के साथ भी देखने को मिल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में शुगर मिल्स, फैक्ट्रियां और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट्स में हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ा दी है, जिससे इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन इतना इथेनॉल इस्तेमाल कहाँ होगा ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर केवल पेट्रोल में इसे मिलाया जाएगा तो उसकी भी एक सीमा है। तो क्या किया जाए? इसी के समाधान के लिए सरकार नए मार्केट खोज रही है, जिसका मैं अभी शुरू में जिक्र कर रहा था कुछ चीज़ों का कि कहाँ कहाँ इथेनॉल का इस्तेमाल हो सकता है। वही है वो नई मार्केट। यही वो आइडिया भी है सरकार का कि इथेनॉल को कहाँ लगाया जाए। इथेनॉल ATM जिसको मैं शुरू में आपको बोल रहा था, याद रखिएगा ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये जो है ना काफ़ी दिलचस्प है। योजना ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भविष्य में ऐसे ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम तैयार करें जहां कंज्यूमर कंटेनर्स लेकर इथेनॉल खरीद सकें, ठीक उसी तरह जैसे आज के टाइम में आप फ्यूल वगैरह भरवाते हैं। इस इथेनॉल का इस्तेमाल स्पेशली इथेनॉल स्टोव्स में कुकिंग फ्यूल के रूप में किया जा सकेगा। यानी आने वाले टाइम में किचन एनर्जी का एक नया विकल्प आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब सिर्फ नया फ्यूल नहीं होगा, बल्कि LPG पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। आप जानते ही होंगे कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में तेल के जैसे ही LPG भी इंपोर्ट करता है बाहर से। अगर अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में इथेनॉल आधारित कुकिंग सिस्टम सफल हो जाता है तो इससे इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। साथ ही कार्बन एमिशन भी घट सकता है, क्योंकि इथेनॉल को कंपैरेटिवली क्लीन फ्यूल माना जाता है बाकी फ्यूल्स के मुकाबले। हालांकि इसके लिए अलग से स्टोव, अलग से स्टोरेज और पूरी सेफ्टी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। इसलिए सरकार अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब E20 के बाद E30, E40 आने वाला है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। हाल ही में सरकार ने साफ भी किया है कि फिलहाल E20 से आगे ब्लेंडिंग बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी इथेनॉल की बढ़ती सप्लाई का समाधान सिर्फ पेट्रोल में ज्यादा ब्लेंड करना नहीं होगा, बल्कि नए उपयोग ढूंढे जाएंगे ताकि पहले से बनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का सही इस्तेमाल किया जा सके। यानी अगर आसान भाषा में इसे समझें तो भारत की इथेनॉल पॉलिसी अब शुगर इंडस्ट्री की पॉलिसी नहीं रह गई है, ये धीरे धीरे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी बनती जा रही है। पहले लक्ष्य था इंपोर्टेड ऑयल कम करना, अब लक्ष्य है एक पूरी बायोफ्यूल इकॉनमी तैयार करना, जिसमें किसान, शुगर मिल्स, ग्रेन प्रोड्यूसर्स, ऑयल कंपनीज, ऑटो कंपनीज और एविएशन सेक्टर सभी की समान भूमिका हो। यही वजह है कि आज इथेनॉल की चर्चा सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रह गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा फ्यूल है तो दुनिया के बाकी देश इसे बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपना लेते? क्या इसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिनके बारे में कम ही बात की जा रही है? यहीं
से इस पूरे मुद्दे का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवादित हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इथेनॉल जितना बड़ा मौका है उतने ही बड़े सवाल भी इसके सामने खड़े हैं। एक तरफ सरकार इसे एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा और एक हथियार बता रही है, दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि क्या फ्यूल बनाने के लिए फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करना सही होगा, और अगर आने वाले टाइम में इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ कार्स नहीं बल्कि किचन, इंडस्ट्री और एविएशन तक पहुंच गया तो इसकी मांग कितनी बढ़ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में इथेनॉल बनता कैसे है। शुरुआत में इथेनॉल का ज़्यादातर प्रोडक्शन शुगर इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट जो होता है वो होता था, उसके जरिए होता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने ग्रेन बेस्ड इथेनॉल को भी मंजूरी दे दी। अब क्या है कि मक्का, टूटे हुए चावल, दूसरे अनाज, इन सब के साथ मिलाकर सबके जरिए इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। इसका फायदा ये हुआ है कि शुगर इंडस्ट्री पर निर्भरता कम हुई है और इथेनॉल प्रोडक्शन का बेस बड़ा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में नई फैक्ट्री भी लगी हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी में तेज बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। सरकार की बायोफ्यूल पॉलिसी का मकसद भी यही है कि अलग अलग फीड स्टॉक का इस्तेमाल करके फ्यूल तैयार किया जाए ताकि किसी एक क्रॉप पर ज्यादा दबाव ना पड़े। लेकिन अगर किसी साल मान लीजिए गन्ने या फिर मक्के की फसल कमजोर हो जाए या फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ने लगे तो क्या उसी अनाज से फ्यूल बनाना सही होगा? यही चिंता का विषय है कई अर्थशास्त्रियों के लिए और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के लिए भी। इसका असर हम पहले भी वैसे देख चुके हैं। 2023 में सरकार ने फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शुगर से इथेनॉल बनाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे और बाद में नीति में बदलाव करना पड़ा था। इसका सीधा संदेश यही है कि भारत में फ्यूल से पहले फूड सिक्योरिटी प्राथमिकता रहेगी, यानी इथेनॉल पॉलिसी पूरी तरह मार्केट के भरोसे नहीं चल सकती। इसमें एग्रीकल्चर और कंज्यूमर दोनों का संतुलन जरूरी है। इसी वजह से सरकार अब सेकंड जनरेशन यानी 2G इथेनॉल पर जोर दे रही है। ये वो इथेनॉल है जो खाने वाले अनाज से नहीं बल्कि पराली, गन्ने की सूखी पत्तियां, बांस, एग्रीकल्चर वेस्ट और दूसरे बायोमास से तैयार किया जाता है। अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर सफल हो जाती है तो एक साथ दो समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहला तो किसानों की पराली जलाने की समस्या कम हो जाएगी, तो शहरों में आने वाला प्रदूषण घट जाएगा। दूसरा, फूड क्रॉप्स पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी 2G इथेनॉल की लागत ज़्यादा है और कमर्शियल स्केल पर इसे पूरी तरह सफल होने में समय लगेगा। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचा। शुरू में मैं इसका बेसिक आपको बता चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं इथेनॉल ATM की। क्या है ये? कई लोगों को लगता है कि ये कोई बैंकिंग ATM जैसा होगा, लेकिन असल में ये एक इथेनॉल वाला जो ATM की मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ऑटोमेटेड फ्यूल डिस्पेंसिंग सिस्टम होगा। जैसे आज आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं, उसी तरह भविष्य में तय स्टैंडर्ड्स के तहत कंज्यूमर इथेनॉल खरीद सकेगा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव या दूसरे अप्रूव्ड अप्लायंसेस में किया जा सकेगा। यानी सरकार इथेनॉल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ऑयल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह विकसित करने पर विचार कर रही है। अगर ये मॉडल सफल हो जाता है तो इथेनॉल की उपलब्धता भी आसान होनी शुरू हो जाएगी और नए कंज्यूमर मार्केट भी इससे बनने लगेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर किचन में इथेनॉल की ज़रूरत ही क्यों है, जबकि इथेनॉल तो अभी आया है, LPG तो पहले से मौजूद है ना। देखिए, इसका जवाब है कॉस्ट, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी। भारत हर साल बड़ी मात्रा में LPG का इंपोर्ट करता है। अगर मैं नंबर्स में आपको बताऊं तो भारत की कुल LPG खपत लगभग 33 से 34 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। घरेलू उत्पादन लगभग 12 से 13 मिलियन टन प्रति वर्ष है और LPG आयात लगभग 20 से 21 मिलियन टन प्रति वर्ष, यानी हर साल करीब 2 करोड़ टन LPG विदेशों से आती है। अगर इथेनॉल आधारित कुकिंग टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप से सफल होती है तो लंबे समय में इंपोर्ट बिल डेफिनेटली कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही रिमोट एरियाज या ऐसे इलाकों में जहां LPG सप्लाई चेन कमज़ोर है वहां ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल बन सकता है। हालांकि ये तभी संभव होगा जब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, स्टोरेज सिस्टम और कंज्यूमर अवेयरनेस पर गंभीरता से काम किया जाएगा, क्योंकि किसी भी नए फ्यूल की सफलता सिर्फ
उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसकी सेफ्टी और कन्वीनियंस से तय होती है। वैसे इस मुद्दे का सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई सेक्टर बनने वाला है ना तो वो है एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि कार्स को इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है, टू व्हीलर्स को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को बैटरी से उड़ाना आज भी लगभग असंभव माना जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर काम कर रही है। SAF ऐसा फ्यूल है जो ट्रेडिशनल जेट फ्यूल की तुलना में कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसे अलग अलग फीड स्टॉक से बनाया जा सकता है, जिसमें यूज्ड कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट, बायोमास और एथेनॉल भी शामिल होगा। भारत भी इसी दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। अगर आने वाले सालों में भारत SAF का बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है तो ये सिर्फ घरेलू एयरलाइंस के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। दुनिया भर की एयरलाइंस पर कार्बन एमिशन कम करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में SAF की मांग कई गुना बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। यानी इथेनॉल अब सिर्फ कार का फ्यूल नहीं रहने वाला है, बल्कि एविएशन इकॉनमी का भी एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। अब बात ऑटो इंडस्ट्री की भी कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने कई बार फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का नाम ज़रूर सुना होगा। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ E20 नहीं बल्कि E85 या इससे भी ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती हैं। ब्राज़ील में इस तरह की गाड़ियां कई वर्षों से आम बात है। भारत में भी टोयोटा, सुजुकी और कुछ और कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। हालांकि फ़िलहाल भारत में आम लोगों के लिए ऐसे व्हीकल्स उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि देश का फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। सरकार का फोकस फिलहाल E20 इकोसिस्टम को पूरी तरह मजबूत करने पर है, लेकिन अगर भविष्य इथेनॉल का ही है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होगा? क्या दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। पूरी तरह तो नहीं है, क्योंकि भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी अब ऑयल सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाली नहीं रह गई है। सरकार एक साथ कई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। शहरों में EVs को बढ़ावा दिया जा रहा है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए LNG और हाइड्रोजन पर काम हो रहा है, जबकि लिक्विड फ्यूल वाले सेक्टर्स में इथेनॉल और बायोफ्यूल को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी आने वाले समय में भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी मल्टी फ्यूल मॉडल पर आधारित हो सकती है। कुल मिलाकर इथेनॉल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, और कितना अच्छे से होगा, इसकी क्या क्या गंभीरताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, वो भी आने वाले वक्त में जब ये रेगुलर यूज़ में आने लगेगा एक्चुअल वे में, तब सामने आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको लगता है कि भारत का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें, या फिर इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल भविष्य में हमारे व्हीकल्स को, हमारे घरों को, हमारे एनर्जी की ज़रूरतों को एक नई दिशा देने में कारगर फ्यूल साबित हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इथेनॉल को लेकर? बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।